अंश आपकी आवाज नहीं आई मुझे, सॉरी, फिर से बोलिए एक बार। चैप्टर 8 करा दिया आपने? 8 तो अभी होगा ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ओके, और मैम चैप्टर 4 में से थोड़े बहुत डाउट्स है मेरे। हाँ जी, कोई नहीं जी, अभी आज क्लास होगी उसके बाद हम डाउट्स ले लेंगे। और वैसे मैंने आज के लिए ये सोचा हुआ है कि आज हम मतलब क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस ना करें, सो दैट क्या होगा ना, इससे कि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा कवर कर पाएंगे। एक्चुअली आपको पता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी है। व्हाट डू यू से? या फिर आप चाहते हो कि फिर हम क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही प्रैक्टिस करें, तो फिर हम वो भी काम कर सकते हैं। मैम इस चैप्टर में ना याद करने का बहुत सारा, मतलब कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी याद करने पड़ते हैं, तो फिर मैम क्वेश्चन आंसर तो जरूरी है इसके हर दिन। नहीं, हर एक्चुअली अंश मैंने ये सोचा हुआ था ना कि जैसे आज अगर हम मैक्सिमम इसका, जैसे ना ये वाला जो हमने हमारा नीट के थ्रू डिजाइन हुआ है चैप्टर, तो ये एटलीस्ट 7 पेजेस में हुआ है। व्हाट आई वाज थिंकिंग कि अगर आज की क्लास में हम 4 to 5 पेजेस, एंड मोस्टली मैंने 5 का टारगेट बनाया हुआ था, 5 पेजेस अगर आज हम कर लेते हैं ना, तो कल सिर्फ 2 पेजेस रह जाएंगे। नोट्स में भेज दूंगी आपको, तो अगर आपका मन है तो आप उससे पढ़ लेना, या फिर क्या बोलते हैं, मैं ही आपको 2 पेज का कल करवा, मतलब परसों जब हमारी क्लास होगी तब करा दूंगी। मैम वैसे ना इस क्लास में मेरा 5 क्वेश्चन पेज आंसर विद क्वेश्चंस हो जाएंगे मैम, क्योंकि छोटा चैप्टर है बहुत ज्यादा। यार किसने तुमसे या कहा छोटा चैप्टर है? ये देखो पहले, मैम याद करने के हिसाब से। रामायण भरी पड़ी है इसमें, इतना बड़ा चैप्टर है ये। चलो फिलहाल चलो देखते हैं, तो वरना ये जैसा फिर हमारा चल रहा था हिसाब किताब, हम वैसे ही चलाएंगे, और क्या बताएं। 12-10 तक फिर चैप्टर पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है ना। फिर मैं बहुत सारी चीजें नोट्स वाले में पार्ट में स्किप कर दूंगी, अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए मतलब ज्यादा एक्साइटेड है तो। चलिए जी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हमारा चैप्टर का नाम है। बेसिक से ही हम स्टार्ट करते हुए चलते हैं एज ऑलवेज, उसके बाद हम पहुंचेंगे क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट। हेल्थ आप मतलब देखो डेफिनेशन वगैरह आप सबको जानते होंगे। हेल्थ मींस व्हाट? इट इज डायरेक्टली रिलेटेड कि अपनी बॉडी को कैसा रखना है, फिट एंड फाइन, राइट? कि यू आर फिजिकली मेंटली हर एंगल से आप फिट है। और अगर हम हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से लेके चले, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम किसको लेके चलते हैं? फिजिकल फिटनेस को लेके चलते हैं। एक रोग मुक्त शरीर, डिसीज फ्री पर्सन इज नोन एज, क्या बोलते हैं, हेल्दी। ठीक है। अगर अभी हम मेंटल वाले पार्ट को हटा दे तो यही सारी चीजें हैं जो इस चैप्टर के इर्द गिर्द में घूमेंगी। बट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको जो यहाँ इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, वो किस फॉर्म में आएंगे? डिसीजेस वाले। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रिपोर्ट किए जाते हैं इस चैप्टर से, वो डिसीज, वो भी किस टाइप की डिसीज, कि वो जो डिसीज है उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, राइट? उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है, किसने वो बीमारी फैलाई है, राइट? उसके अलावा वो फिर उस डिसीज का क्या बोलते हैं, होस्ट, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, ये कौन है? वो वाला सिर्फ मतलब मोस्टली मॉस्किटो वाले के केस में है। बट यस, डिसीज का नेम एंड उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म, इसका बहुत ही प्यारा जो लिंक है वो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के थ्रू भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि हमने दोनों करना है आज की क्लास में भी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। चलिए जी। तो हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, सबसे इंपॉर्टेंट। मैम आपके जस्ट 1 सेकेंड। गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन सेंड करा है, डाउट है। किरण मैं एकदम एंड में ले लूं, बिकॉज आपकी क्लास के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। ये लोग चले जाएंगे तब मैं आपका व्हाट्सएप वाला जो है वो चेक करके देख लूंगी एक बार, है ना? ओके मैम। ओके। चलिए, अब ये है कि हेल्थ हमको अपनी क्या बोलते हैं अच्छी कैसे रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वही चीज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज, रेस्ट करना, थिंकिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, ये सारी चीजें अगर आप रेगुलरली रखती है, इट्स नॉट अबाउट कि खाना बहुत खाते हैं, बट बैलेंस्ड खाना खाना इज इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस अबाउट द डिसीज एंड देयर इफेक्ट ऑन देयर बॉडी फंक्शंस। देखो कौन कौन सी डिसीज होती है, कब उनका वैक्सीनेशन कराना होता है इन्फेक्शियस डिसीज का, और फिर क्या प्रॉपर डिस्पोजल भी, वेक्टर से कंट्रोल, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन, हाइजेनिक फूड एंड वाटर, कहीं पे भी खाना नहीं स्टार्ट कर, मतलब कहीं पे भी खाना नहीं खाना चाहिए। ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही ज्यादा प्राइम रिक्वायरमेंट है हमारे बॉडी की टू कीप आवर बॉडी हेल्थी। ठीक है, अब डिसीज क्या है एक्चुअली? अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है
जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें थी 12th में, तब मुझे पता चला था कि व्हाट इज फीवर. एनीवन? व्हाट इज फीवर? मैम इरेगुलरिटी ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, सॉरी, शायद. मतलब वो तो उसका क्या बोलते हैं, मोड ऑफ एक्शन नहीं हुआ अंश, कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है. एक्चुअल में लोग फीवर को क्या कहते हैं कि फीवर एक डिसीज है, ठीक है, बट फीवर इज नेवर अ डिसीज, इट इज अ सिम्टम ऑफ डिसीज. हमेशा याद रखिएगा ये बात. इट इज व्हाट? इट इज अ सिम्टम ऑफ डिसीज. किसी एक डिसीज का वो सिम्टम हो सकता है, बट फीवर कभी भी डिसीज नहीं हो सकता. ठीक है. हाँ जी किरण बताएं. मैम कोई भी डिजीज होने से पहले जो रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में. हाँ, उनको हम सिम्टम्स कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. ठीक है, तो फीवर भी उनमें से ही एक है. ठीक है, फीवर कोई बीमारी नहीं है. चलो, डिसीज इज द कंडीशन ऑफ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग, बॉडी हमारी इम्प्रॉपर फंक्शन कर रही है विच इंटरफेस विद द नॉर्मल फंक्शनिंग. ठीक है, वही अगर आप चार्ट बनाते हो कि नॉर्मल फंक्शनिंग वाला इंसान ये एक्टिविटीज कर पा रहा था, एंड जो डिसीज पर्सन है उसका जो काम करने का रेशियो है वो क्या हो जाता है, मोर और मतलब बहुत हद तक क्या हो जाता है, कम ही हो जाता है. इट इज कैरेक्टराइज बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स. डिसीज को हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो दो वाले पार्ट्स में करते हैं, कॉन्जेंशियल डिसीज एंड एक्वायर्ड डिसीज. सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्जेंशियल डिसीज की, तो वो कौन सी है? दे आर प्रेजेंट इन आवर बर्थ, सॉरी इन आवर बॉडी थ्रू बर्थ. जो हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी बॉडी में फिक्स हो गई है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कैसी होती है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, या आप कह सकते हो कि रीजन फॉर कॉन्जेंशियल डिसीज इज क्या? म्यूटेशन. ठीक है, आपके डीएनए स्ट्रक्चर में आपको पता है अब कि डाउन सिंड्रोम कैसे होता है, सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, कहाँ पे क्या इफेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये डिसीज कैसे हो रही है हमको? ओनली रीजन इज म्यूटेशन, उसके अलावा नहीं हो सकती. ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्वायर्ड डिसीज. एक्वायर्ड डिसीज वो होती है जो कि हमारे में डेवलप होती है आफ्टर द बर्थ, एंड दे आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. पहली बात ये, और दूसरी बात ये, इसके अलावा भी हम डिसीज को क्या दो फर्दर कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जिनको हम क्या कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल भी कहते हैं. कम्युनिकेबल डिसीजेस हमारी मोस्टली वो डिसीज होती है जो कि एक ट्रांसफरेबल है, ट्रांसमिट हो सकती हैं एक डिसीज पर्सन से हेल्दी पर्सन को. ठीक है, और उसमें हमारे कौन कौन से हैं? एड्स, कॉमन कोल्ड, आपको पता है बहुत पॉपुलरली हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज हमारी वो डिसीज है जो कि ट्रांसफर नहीं हो सकते, जैसे कि डायबिटीज एंड कैंसर. ठीक है, चलिए जी, अब आ जाइए जी कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस में. सबसे पहले तो बात पैथोजन क्या है. ठीक है, पैथोजन इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉजेज डिसीज इन ह्यूमंस. ठीक है, हम ये वाला चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज. तो हम ह्यूमंस के ही इर्द गिर्द घूमते रहेंगे. तो पैथोजन क्या कर रहा है? डिसीज कॉज कर रहा है ह्यूमंस में. अब वो पैथोजन हमारा कुछ भी हो सकता है, चाहे बैक्टीरिया, चाहे वायरस, चाहे फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथीन, एंड देयर आर एन नंबर, बिकॉज आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है. अब कहानी क्या होती है कि मोस्ट पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट, सेप्रोफाइट सुने आपने? क्यों? यस मैम. क्या होते हैं पैरासाइट्स? मैम जो मैम अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, उनको acquire करते हैं. पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर कह लो पैरासाइट्स आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एलो फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? पैरासाइट्स. पैरासाइट्स के एक और दोस्त भी होते हैं, उनका नाम होता है सैप्रोफाइट. सुना है आपने? यस मैम. क्या होते हैं सैप्रोफाइट्स? मैम जो डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रोथ करते हैं. जो डेड ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करते हैं. अच्छा, इसके अलावा एक दो और भी वर्ड्स होते हैं, आपने अगर सुने होंगे तो, आई एम 100% श्योर सुने होंगे. चैप्टर में है नहीं, स्लाइड में तो नहीं है. ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा है फैकल्टेटिव पैरासाइट. फैकल्टेटिव, बताइए जी क्या होते हैं ये? सुने हैं ये? आई एम श्योर सुने तो होंगे ही. नो?
ऑब्लिगेट पैरासाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं सुने आपने कभी? नो मैम। ओके, इसी की तरीके से ना बच्चे, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स भी होते हैं और ऑब्लिगेट फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। देखो, बहुत ही इजी कहानी है इनकी, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, और ये कोई मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। देखो, आपको क्या बोलते हैं, पैरासाइट का डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है माइंड में, राइट? ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और सैप्रोफाइट्स का है कि ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। डेड ऑर्गेनिजम्स फॉर डीओ, ठीक है, इसको कोई वो मत समझ लेना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये डेड ऑर्गेनिजम्स के लिए है। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट्स को हम क्या कहते हैं ना बच्चे, अब आप समझ जाओगे तुरंत, ट्रू पैरासाइट्स, इनको कहा जाता है ट्रू पैरासाइट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्लिगेट पैरासाइट इज इक्वल टू पैरासाइट्स, ठीक है, कि ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हमारे वही पैरासाइट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। बट समटाइम्स कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमारा जो पैरासाइट है, सॉरी, हमारा जो होस्ट है, वो अगर मर जाता है, ठीक है, होस्ट अगर हमारा मर जाता है, तो वो पैरासाइट्स जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे भी फीड कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। कितनों को ये डेफिनेशन क्लियर हुआ? ले नहीं, बोलो भाई, रुको यार, नो मैम। तुम लोग का क्या है कि तुम्हें बोलना नहीं है क्लास में। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बच्चा, कर रहे हो। ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट पैरासाइट को मैंने क्या वर्ड बोला? ट्रू पैरासाइट्स, ठीक है। तो इसका मतलब फैकल्टेटिव कौन से हो गया? ऑटोमेटिकली फॉल्स। फॉल्स। तो ट्रू पैरासाइट्स की डेफिनेशन हमें पता है क्या है? ऑर्गेनिजम्स which feed on लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। एंड अगर हमारा जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा, तो कैसा पैरासाइट होगा? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग पे तो करते ही करते हैं ग्रो, ठीक है, विच ग्रो ऑन लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया अब ये? बोलो। यस मैम। अब इसी का बिल्कुल उल्टा आप लोग खुद से बना सकते हो, किसका? ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स। आप मुझे इसका आंसर देंगी किरण, आप, ठीक है। ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स क्या हुए एंड फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स क्या हुए? ऑब्लिगेट अगेन मींस ट्रू, ठीक है। तो ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट्स क्या हुए बच्चे? मैम ट्रू। जो मैम जो डेड ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करते हैं। हाँ जी, जो ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स, विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिजम्स पे करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फैकल्टेटिव क्या हो जाएंगे? चलिए अंश जी, आपने मैम जो हैंड रेज डेड किया था, पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे ग्रोथ करते हैं। बिल्कुल सही, कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम तो डेड पे ही ग्रो करेंगे, बट अगर उनको कंडीशन मिल जाए, इफ दे गेट कंडीशन टू ग्रो ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो सो दे कैन फीड ऑन देम आल्सो, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लाइंस वगैरह है, माइट भी आपने 11th में ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा, उसको देखा होगा, बट ये हाँ, आपसे बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपसे पीयूईटी लेवल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपसे पूछा जाए। चलिए जी, अब क्या कहानी आगे है? कहाँ थे हम? यहाँ पे पूरा पूरा पैरासाइट्स पढ़ लिया। चलो, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स कैसे होते हैं? पैथोजेनिक ही होते हैं, वो बीमारियां फैलाते ही फैलाते हैं। अब आपको डिफरेंस भी क्लियर है माइंड में कि व्हाट इज पैरासाइट एंड व्हाट इज पैथोजेन। सारे पैरासाइट्स पैथोजेन हो सकते हैं, बट सारे पैथोजेंस पैरासाइट हो ये क्या कंपलसरी है? बोलो बोलो बोलो। We can say कि all the parasites are
सारे पैरासाइट जो हैं हमारे पैथोजेंस हैं, ठीक है। बट जो इसका वाइस वर्सा है, दैट इज नॉट पॉसिबल कि सारे पैथोजेंस हमारे पैरासाइट हो, वो जरूरी नहीं है। पैरासाइट्स हमारे सारे पैथोजेंस हैं। चलो, तो अब आपको डिफरेंस भी क्लियर है माइंड में कि व्हाट इज पैरासाइट एंड व्हाट इज पैथोजन। नाउ दे कैन कॉज, ये हार्मफुल डिसीजेस कॉज करते हैं हमारे उसमें ग्रो करके, इनहैबिटिंग देम, इनहैबिटिंग मतलब उसमें ऑर्गेनिक होस्ट में रह के, ठीक है। द पैथोजन कैन एंटर आवर बॉडी बाय वेरियस मीन्स, आपको पता है बहुत सारे चीजें हैं जहां से वो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे और मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज भी कॉज करेंगे। नाउ पैथोजेंस हैव टू अडैप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। जैसा एनवायरनमेंट होस्ट का है वैसे ही उसमें उसको क्या करना है, अपने आप को अडेप्ट करना है, चेंज करना है। तो पैथोजन के पास क्या है, अडेप्टेशन की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी वाली है। अगर आप एक तरीके से कहो तो कुछ कुछ इनमें सिमिलैरिटीज कैसे हुई, जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में, हमारे क्लास में था पढ़ा था ना, यूबिक्विटस नेचर। यूबिक्विटस मतलब पता है ना आपको? मतलब हाँ, जिनके ज्यादा नाज नखड़े नहीं होते हैं वो फटाफट से क्या बोलते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, जो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ कुछ उस तरीके से है कि जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं वो एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं। पैथोजन दैट कैन एंटर द गट मस्ट नो, मतलब कैसे वहां पे सरवाइव करना है लो पीएच में, ये सारी चीजें उनको पता होता है, और कैसे अपने आप को बचाना है बहुत सारे एंजाइम्स के साथ भी। अब आता है एक और टर्म, वेक्टर। पैथोजन आपको समझ में आ गया कि वो डायरेक्टली क्या है, ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीज कॉज कर रहा है। अब वेक्टर क्या है, वो डिसीज कॉज नहीं करता है, बट वो क्या करता है, वेक्टर हमारे कैसे काम करते हैं, जैसे हमारे घर, हमारा वो है ट्रक, ठीक है। ट्रक हमारे किसी काम का नहीं है, बट ट्रक में जो लोग सामान को ले जाने और आने का काम कौन कर रहा है, ट्रक कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारा वेक्टर भी है कि वेक्टर ऑन अदर हैंड डू नॉट कॉज डिसीज देमसेल्फ, वो डिसीज कॉज नहीं करता है बट कैरियर की तरह काम करता है। तो और क्या करता है कैरियर, किसके लिए, पैथोजन के लिए, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको पता है कौन है, एनोफिलीज मॉस्किटो। अब आ जाइए डिसीजेस पे, ठीक है। सबसे पहली डिसीज टाइफाइड डिसीज, हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे, है ना, दो तीन चीजें जो उसकी इंपॉर्टेंट वाली हैं बस वो देख देख के। टाइफाइड कौन सी, कैसी डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है। कौन सा बैक्टीरिया भाई, सैल्मोनेला टाइफी। उसके अलावा ये आपको पता है कहाँ पे एंटर करता है, सीधे से हमारे इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, और माइग्रेट करता है टू अदर ऑर्गेनिजम्स थ्रू फूड एंड ब्लड, ठीक है। सबसे पहले इंटेस्टाइन में आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड और वाटर के थ्रू आता है ये, एंड बाकी ऑर्गन्स में ये हमारे ट्रांसफर होता है। फिर आता है कि इसके सिम्टम्स क्या है। आई गेस इसके सिम्टम्स सबको ही पता होंगे। हाई फीवर यहाँ पे दिया हुआ है, बट आपको पता है कि टाइफाइड में बहुत ज्यादा हाई फीवर नहीं रहता है, एक एवरेज फीवर ही रहता है कंपेयर टू मलेरिया। अगर हम कंपेयर करें, वीकनेस, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, intestinal inflammation and perforation, and in case causes death also होती है, बट बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस में जब होता है। अब इसके लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज योर विडाल टेस्ट। अच्छा, इसके अलावा भी कोई टेस्ट है क्या मार्केट में टाइफाइड के लिए? टाइफाइड का नहीं पता अंश, आपने जो बोला मुझे सुनाई नहीं पड़ा। मैम, टाइफाइड का नहीं पता मेरे को। ओके, वैसे डॉक्टर्स आजकल के ना एक्चुअली क्या हो गया है कि अगर किसी को भी माइल्ड फीवर रहता है ना, मतलब हल्का सा भी फीवर रहता है, अराउंड 99 से 100 के राउंड में भी रह रहा है ना, अगर आप विडाल टेस्ट कराते हो तो आपको पता है कि विडाल टेस्ट जो है बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एकदम प्रोमिनेंट, एकदम करेक्ट वाला नहीं बताता है कौन से स्टेज वाला है, ठीक है। इसके लिए जो टेस्ट कराया जाता है, जो जहां तक मुझे याद है, एक बार क्रॉस चेक करना पड़ेगा, प्लीज एकदम जाना मत, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं शायद, ठीक है, जो इसके लिए कराया जाता है, जो एग्जैक्ट टेस्ट है वही हमारा, जो जिसमें हमारा आईजीजी, आईजीएम, ये सब चीजें की पता चलती है। चलिए जी, अब आ जाइए अगली बैक्टीरियल डिसीज पे, जिसका नाम क्या है, निमोनिया। कौन कॉज कर रहा है भाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ इन्फेक्ट करता है निमोनिया, आपको पता है एल्वेलाई ऑफ लंग्स में, सीधे सीधे लंग्स में। और इसमें होता क्या है कि alveoli get filled with a fluid which causes decrease of respiratory efficiency. रेस्पिरेटरी रेट को कम कर देता है जब भी निमोनिया होता है तो, ठीक है। एंड निमोनिया स्प्रेड्स बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स, ठीक है, जो एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको हम एरोसॉल्स कहते हैं, ठीक है,
फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेन इंडिविजुअल शेयरिंग ग्लास, मतलब वही कि ये किस तरीके की डिसीज होगी हमारी मैम, कम्युनिकेबल। ठीक है, जितने भी आप इसमें प्रिकॉशन ले सकते हैं वही आपके लिए बचने का तरीका है। इसके सिम्टम्स क्या है भाई, फीवर, ठंड लगना, कफ, हेडेक, एंड इन केस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे ब्लूइश इन कलर। ठीक है, बट यूजुअली हम उसको क्या कहते हैं, निमोनिया में कैसा हो जाता है कलर, बोलो बोलो क्या कहते हो हिंदी में निमोनिया को? उनको निमोनिया नहीं पता है हिंदी में क्या कहते हैं उसे, सारे अंग्रेज हो गए हो क्या? क्यों भैया, कैसे बच्चे हैं क्लास के, कितने बच्चे हैं? 15 बच्चे क्लास में हैं, तुमको निमोनिया नहीं पता है सच में? एक बार जाके अपनी मम्मी से पूछ के आना सारे, मम्मी होंगी ना पड़ोस में, मतलब पास में बैठी होंगी आसपास में, उनसे पूछ के आना कि क्या होता है निमोनिया मम्मी, चलो वो बताएंगे तुमको। एक मेरे हिसाब से तो आंटी से बोलना है ना, एक एक लगा भी दे, निमोनिया नहीं पता मैम सबके सब। सर्दी हो जाती है ना इसमें एक तरीके से। पूछना सृष्टि एक बार प्लीज। चलो, प्लेग, प्लेग क्या है? प्लेग इज कॉज्ड बाय पास्टोरेला या फिर यर्सीनिया पेस्टिस कहते हैं उसे हम, ठीक है। एंड इसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक डेथ भी कहते हैं प्लेग को। चलिए जी, प्लेग मतलब पहले बहुत ज्यादा होती थी बट अभी तो बहुत ही कम हो गए हैं इनके। दूसरा है डिप्थेरिया, ठीक है, एंड डिप्थेरिया इज कॉज्ड बाय कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरिया एंड इज कॉज्ड बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ड्यू टू इन्फेक्शन इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इसमें भी कहाँ पे हम द्वारा इफेक्ट हो रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट हो रही है। पता है ना म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या है, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो यही है कि म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्फेक्ट हो जाती है हमारी। अब हमारे बैक्टीरिया वाले की डिसीज, अगर आप चाहो तो अपने लिए क्या, सॉरी, आप चाहो तो अपने लिए एक लिस्ट बना सकते हो एग्जाम में, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। हम 100% श्योर अबाउट इट। बैक्टीरियल डिसीज लिखी, अच्छा कितनों ने ये चार्ट पहले से बना रखा है? 4 डिसीजेस के नाम हमारे, हमने हमारे सिलेबस में जो है, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, डिप्थेरिया, फिर कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट कर रही है, और दूसरा क्या है उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम। ठीक है, सिम्टम्स तो आपको मेरे अकॉर्डिंग थोड़े बहुत समझ में आते ही हैं। ठीक है, क्या कह रहे बच्चे, नीट की क्लास स्टार्ट हो रही है मतलब, आई डेंट गेट यू। चलिए जी, नेक्स्ट डिसीजेस है हमारी वायरल डिसीजेस। अब वायरल डिसीजेस की कहानी क्या है, इसमें आती है हमारी कॉमन कोल्ड अकर्स ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड राइनो वायरस कहते हैं इन्हें, ठीक है। फिर दूसरा आप ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हो वायरल डिसीजेस का, ठीक है, ऐसे करके। चलो नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा वायरल डिसीज में, कॉमन कोल्ड आपको पता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरस जो इस टाइम पे हो भी रहा है बहुत ज्यादा, आपकी मैम इससे सही सफर कर रही है फिलहाल तो। फिर है इट अकर्स ड्यू टू ग्रुप ऑफ वायरस जिसे हम राइनो वायरस भी कहते हैं। फिर क्या है, दीज वायरस इन्फेक्ट द नोज एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, हमेशा लंग्स को नहीं करता है। फिर है सिम्टम्स इंक्लूड नेजल कंजेक्शन, डिस्चार्ज, नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कॉफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सारे सिम्टम्स आपको पता है, और 3 से 7 दिन में ये ठीक भी हो जाता है ऑटोमेटिकली अगर आप कोई दवा भी नहीं खाते हैं तो, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं। बट कोई ऐसा नहीं होगा जो दवा नहीं खाता हो, हमेशा हल्का सा भी जुकाम हुआ तो पैरासिटामोल एंड ये हर इंसान ले लेता है। चलिए, इन्फेक्शन किस फॉर्म में होता है, ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ और स्नीज। फिर है स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, वही कि ये भी हमारा किस तरीके का डिसीज है, ये भी हमारा कम्युनिकेबल डिसीज है। अगर कंटामिनेटेड पर्सन का हमने कुछ भी यूज कर लिया है तो वी ऑल्सो गेट एडिक्टेड टू दैट डिसीज। फिर आ गई हमारी प्रोटोजोआ डिसीज, उसमें सबसे पहले आती है कौन सी, हमारी मलेरिया, सबसे मोस्ट पॉपुलर। कौन कॉज करता है इसे, प्रोटोजोआ डिसीज है, और नाम क्या है उसका, प्लाज्मोडियम, वाइवेक्स, मलेरिया एंड फैल्सीपेरम। 3 तरीके की है, सबसे ज्यादा जो जिसे कहते हैं सीरियस वाला जो कॉज करता है दैट इज फैल्सीपेरम, और वो कैसा होता है, फैटल भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। फीमेल एनोफिलीज वो मच्छर है जो कि इसका क्या, वेक्टर का काम करता है। वो क्या ट्रांसफर करता है, स्पोरोजोइड्स, स्पोरोजोइड जो कि कौन बनाते हैं, प्लाज्मोडियम। साइकिल इसकी आपको पता है राइट, और यू वांट मी टू कि मैं इसको बता दूं? नो मैम आती है।
आती है ना, वही। इसकी साइकिल तो 10 बार रटी होगी क्लास में बैठ के। चलो, तो मलेरिया अगर किसी बंदे को होना है तो मलेरिया की पैरासाइट के लिए 2 होस्ट हमें चाहिए होते हैं। पहला तो ह्यूमन और दूसरा है मॉस्किटो। मॉस्किटो एक्ट्स एज अ वेक्टर, याद रखिएगा। अब दूसरी प्रोटोजोआ डिसीज जो है हमारी, वो कौन सी है? अमेबियासिस। अब ये क्या है भाई? अमेबिक डिसेंट्री भी कहा जाता है इसे, एंड इट इज कॉज्ड बाय इंटेस्टिनल एंडोपेरासाइट। कौन सा? एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका इसका नाम है, जो कि एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है। कहाँ इन्फेक्ट कर रहा है? अगेन वही इंपॉर्टेंट चीज, लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस की लार्ज इंटेस्टाइन को। कैरियर ऑफ पैथोजेंस की कौन है भाई? हाउस फ्लाई है, और ये ट्रांसफर करती है कैसे? फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब थोड़ा सा गंदा है इनका ट्रांसमिशन, कि ट्रांसमिट्स द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड। चलिए, इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू contaminated food and water again. Symptoms are abdominal pain, constipation, cramps, feces, and excess mucus and blood clots. Last but not the least is हमारी helminthic disease। क्या कहानी है इनकी? सबसे पहली कौन सी है? Escherichiasis, which is caused by intestinal endoparasite of human. Again intestinal endoparasite है ये भी, बट ये क्या है? हेलमेंथिक डिजीज है। जो हमारी एमीबियासिस थी वो प्रोटोजोआ डिजीज है, तो प्लीज इसमें भी कंफ्यूज मत होना। अब ये कहाँ किसके थ्रू हो रही है? एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड्स के थ्रू, जिनको हम क्या राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन्फेक्शन अकर्स as the eggs of parasite excreted along the feces of infected person contaminate water and soil. Infection reaches कैसे? वही contaminated vegetable, fruit and disease से, और इसके सिम्टम्स भी लगभग वही हैं जो ऊपर वाले के हैं, वही एब्डोमिनल पेन, इंडाइजेशन, मस्कुलर पेन, और हमारे फीवर, नोजिया, ये सारे। ठीक है, चलिए जी, वाला पार्ट खत्म। अच्छा, फंगल भी है, सॉरी जी। चलो, एक और है हमारी डिसीज वाली, इसमें से कौन सी? फेलेरिसिस, जिसको ये और सबसे खतरनाक वाली, बट ये बहुत कम रिपोर्ट की जाती है, एलिफेंटियासिस, व्हिच इज कॉज्ड बाय व्हाट? फिलेरियल वॉर्म्स, और इसका नाम क्या है? व्यूचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड व्यूचेरिया मेलाई। अब ये क्या कर रहे हैं? क्यूसेक्स मॉस्किटो जो है इनका वेक्टर है, फीमेल मॉस्किटो है अगेन वो भी। फिर है कि सिम्टम्स आर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव। जहां पे भी ये होते हैं, क्या कर देते हैं? लिम्फ को ब्लॉक कर देते हैं, और बहुत ही तगड़े तरीके से आपने इनका देखा होगा, आपने क्या बोलते हैं, बुक में आपके डायग्राम भी प्रेजेंट है, कि लोअर लिम्फ क्या हो जाता है? एकदम एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एलिफेंटियासिस नाम भी है। जेनाइटल ऑर्गन्स भी जो है इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं, एंड इनफैक्ट डिफॉर्म भी हो जाते हैं। फिर है हमारी फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में कौन सी है? रिंगवॉर्म। कौन सा फंगाई कॉज करता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मोफाइटॉन। अब यहाँ पे इन्फेक्शन कैसे हो सकता है? बहुत ही कॉमन तरीके से टॉवल को यूज कर लिया, कॉम को, क्लोथ्स को, इन सब इन्फेक्टेड पर्सन के, तो उससे ये फैल जाते हैं। और आपने रिंगवॉर्म वगैरह की जो अपीयरेंस है वो देखा होगा ऐसे करके। रिंगवॉर्म का तो नाम भी इसीलिए है कि कुछ इस तरीके से होता है। और भी बहुत सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन है, जो कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ इस वाले रिंगवॉर्म वाले ही है, और भी बहुत सारे उसमें अलग अलग हो जाते हैं। कुछ लोगों को नेल्स में भी हो जाता है। ठीक है, तो नेल, स्किन, स्कैल्प, कहीं पे भी हमारे जो ये सिम्टम्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। चलिए जी, अब आ जाइए जी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब आप इनका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल? तो 12 तो बज गए हैं, एंड हमारे पास सिर्फ अभी 7 से 8 मिनट ही है। लेट्स सी कि हम कितना कर पाते हैं, बिकॉज वी वांट कि हम क्वेश्चन आंसर्स करें। तो इम्यूनिटी वाला पार्ट खत्म कर लेते हैं आज के लिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे स्विच कर जाएंगे। ठीक है, क्यों जी? डू यू ऑल एग्री विद दैट? Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज आपको करना है क्वेश्चन आंसर, सो आई कांट स्टॉप यू। चलो, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में क्या है? पर्सनल हाइजीन एंड पब्लिक हाइजीन दोनों ही हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। पर्सनल हाइजीन भी आपको पता है, खुद को क्लीन रखो, साफ पानी पियो, साफ खाना खाओ, एंड एक्सेट्रा। पब्लिक हाइजीन भी कि आप कहीं पे भी कुछ भी इधर उधर मत फेंको, इधर उधर जाके पोटी वोटी मत करो। पीरियोडिक क्लीनिंग कराते रहो अपने, जहां पे भी जिस एरिया में आप रहते हो वहां के आने वाने की भी। अब इससे होगा क्या? अदर प्रिवेंटिव मेजर्स कौन से हैं? इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर एंड डिस्ट्रॉइंग द ब्रीडिंग साइट, कि कहां से आ रहे हैं। ठीक है, यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रेपेलेंट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गैम्बियोसिया इन द पॉन्ड, जो कि मॉस्किटो के लार्वा पे फीड करती है।
तो उससे भी आप एक तरीके से खुद को बचा सकते हो। वैक्सीनेशन कराते रहिए, टाइम टाइम पे इम्यूनाइजेशन करवाते रहिए, जो कि चलते रहते हैं गवर्नमेंट के थ्रू भी, एंड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अदर ड्रग्स जो कि आपकी को हेल्प करेंगे आपकी डिसीज को ट्रीट करने में। अब आ जाइए जी, एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्यूनिटी वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आज हम लोग कर लेते हैं, 4-5 मिनट ही लगेगा इसको भी करने में, बिकॉज बहुत ज्यादा आप लोग को डिटेल में नहीं चाहिए, आपने ऑलरेडी किया हुआ है। वी विल जस्ट स्विच टू क्वेश्चन एंड आंसर्स। इम्यूनिटी क्या है कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और द होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। अब इम्यूनिटी हमारी दो टाइप्स की है, इननेट जिसे हम क्या इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे हम एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब एक्टिव एंड पैसिव एक्वायर्ड वाले में हम उनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले तो पढ़ लीजिए इननेट वाला। इननेट इम्यूनिटी की कहानी क्या है कि इट इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, बर्थ के साथ ही होती है, मतलब क्या पेरेंट्स से मिल रही होती है, मॉम से मिल रही होती है बेबी को, एंड इट इज व्हाट नॉन स्पेसिफिक एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बैरियर, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक है और यहाँ पे क्या 4 तरीके के बैरियर है। एक जस्ट 1 सेकेंड, किसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था? सुरभि, राइट। सुरभि, आपको क्या बोलते हैं, लिंक को ज्वाइन करने में कुछ प्रॉब्लम आती है क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। बिकॉज मैंने ना ये लास्ट 3-4 क्लासेस से मैं आपको ये देख रही हूँ कि एक आप और एक और कोई बच्ची है जो कि क्या बोलते हैं, जिनको ना बार बार ये ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है। सुरभि आप, अच्छा नेटवर्क प्रॉब्लम रहते हैं आपके एरिया में, ओके। मुझे लगा शायद कुछ और है, बिकॉज बार बार आप इधर आते हो, बार बार गायब हो जाते हो, दैट्स व्हाई जस्ट आस्क। चलिए जी, कहाँ थे हम? इननेट इम्यूनिटी पे। इननेट इम्यूनिटी में एक जो वर्ड दिया हुआ है नॉन स्पेसिफिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? नॉन स्पेसिफिक मतलब Not particular, not specific. कि किसी के लिए भी, नॉन स्पेसिफिक का मतलब एक तरीके से कैसा हुआ ना कि कोई भी पैथोजन आएगा ना वो उस पे सेम काम करेगा मारने का उसको, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इस वाला अगर ये वाला हमारा क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड यूज किया था हमने स्टार्टिंग में, पी से, पैरासाइट्स एंड पैथोजन, हाँ, कि अगर हमारे पास यही वाला पैथोजन ए आएगा तो ही हम मारेंगे, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी को क्यों कहते हैं कि पैथोजन ए बी सी डी ई कोई भी आ जाए हम सबको मारेंगे, ठीक है। और ये आपको पता है कि क्या है, हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है ये हम उसके साथ ही बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। इसीलिए ये क्या करता है, आपको हर एक एंटीजन से बचाता भी है। फिर आगे क्या, फिजिकल बैरियर्स, जैसे प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, उसको कौन है, स्किन, ठीक है। स्किन हो गई हमारी जो कि म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स, ये सारे के सारे क्या है, फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं इननेट इम्यूनिटी के एग्जांपल में। फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन कौन से हैं, दे प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ इन बॉडी, ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा एसिड जो है स्टमक में प्रेजेंट है तो उसका आपको पता है पीएच कैसा होता है, हाई या लो? मैम लो। तो ही होगा, ठीक है, कॉमन सेंस सही है, बट सबने नहीं बोला, कोई बात नहीं। एसिडिक है पीएच हमारा लो होगा तो उससे भी क्या है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सलाइवा हो गया माउथ में, टीयर्स हो गए आईज में, इसकी वजह से भी बहुत सारे जो हम लोग हैं पैथोजन से बचे रहते हैं। सेल्यूलर बैरियर्स कौन से हो गए, फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉयज द माइक्रोब्स, वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस की हेल्प से माइक्रोब्स को मार देते हैं। कौन से, WBCs, लाइक जिन्हें हम क्या कहते हैं, PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ये न्यूट्रोफिल्स हैं, आपको पता है इन्हीं का पार्ट होते हैं ये, एंड मोनोसाइट्स भी, उनको भी मोनोसाइट्स एंड नेचुरल किलर सेल, NKC सेल्स भी कहा जाता है। ये भी एक टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है, एज वेल एज इन मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज। और क्या काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस की हेल्प से, फैगोसाइटोसिस पता है ना सबको? यस मैम। ठीक है, फैगोसाइटोसिस की हेल्प से ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। चलो जी, नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर, मतलब कौन से, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सेक्रीट प्रोटीन जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन्स, व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन, ठीक है जी। चलो अगला है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंड ये कितना बड़ा है, 12-10 तो हो ही गए हमारे।
चलिए जी, कोई नहीं, फिर हम एक काम करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेंगे कल, बस अभी भी हमारे पास 4 पेज है नाउ, ठीक है, तो लोगों को क्वेश्चन आंसर करने हैं तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पार्ट अगर हमें लेना होगा तो फिर हम एंड ऑफ द क्लास में ले लेंगे, बट फिलहाल के लिए देन हम क्वेश्चन आंसर्स पे ही स्विच करते हैं। व्हाट डू यू से? Yes, ma'am. जस्ट वन सेकंड, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अंश, आपको कहाँ से छोटा लगा ये चैप्टर? हमें याद हो जाता है ना जल्दी से, इजी लगता यार है मेरे को मेरे तो ऑनेस्टली बोलूं कि जब मैं 12th में थी ना, बड़ा ही गंदा चैप्टर लगता था ये, ठीक है। मैम इसके बाद चैप्टर 9 करवा देना। चैप्टर 9 मैंने आपको उस दिन बताया था कि कौन सा चैप्टर हमने करा है, स्ट्रेटजीज वाला है क्या चैप्टर 9? यस मैम। ओके, 3 जो है चैप्टर्स हमारे ना इस वीक के लिए शेड्यूल्ड है बच्चा जी, ठीक है, तो फिर ओके मैम। हम उन्हीं में से कोई करेंगे। जस्ट वन सेकंड, मैं आपको बता भी देती हूँ कौन सा है नेक्स्ट। हाँ, स्ट्रेटजीज वाला ही शेड्यूल्ड है, फिर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। ओके चलो जी, मैम। काम करते हैं, आज हम नीट वाले क्वेश्चंस करें, असर्शन एंड रीजन यस वाले, मैम। यस मैम। या सीयूईटी के ही तुमको करना है प्रिपेयर? मैम नीट वाले। नीट वाले करते हैं, थोड़े से लेंदी होंगे, थोड़ा सा टाइम भी ज्यादा लेंगे और माइट भी क्वेश्चन का नंबर कम हो, बट हाँ बहुत सारी चीजें क्लियर होगी उससे। चलो, here is my pen. चले, क्वेश्चन नंबर 163, पहले तो ये पढ़ लो कहानी। अच्छा, आप में से सारे बच्चे नीट को टारगेट कर रहे हो ना, या नहीं? मैम कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सारे ही कर ही रहे होंगे, बिकॉज कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं कर रहा होगा, बट या देयर इज ऑलवेज बेटर कि आप एक सेकेंड ऑप्शन लेके चलो। चलिए जी, फटाफट से देख लो ये वाला पार्ट, फिर उसके बाद आपको, क्योंकि मुझे वही बार बार दिखाना पड़ेगा इस वाले पार्ट को। चलिए जी, मैम 163 का तो बी है। ओके अंश, जस्ट वन सेकेंड। हाँ जी यानी, आप कुछ कह रहे थे बच्चे? यानी आप मेरी क्लास में, मतलब वो हैंड रेस करने वाला वो नहीं है, आपको जो बोलना है डायरेक्टली बोल सकते हैं आप, ठीक है। ओके, तो फिर गलती से हुआ होगा, ऐसा होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 163, क्या क्वेश्चन है ये? इकोलाई, Singhalia species and Salmonella species are responsible for diarrheal disease. Okay. फिर कह रहा है dehydration is common to all types of diarrheal disease and adequate supply of fluids and electrolytes should be ensured. क्या कह रहे हो अंश आप इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 163 में? मैम इन दोनों की मैम असर्शन रीजन सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना असर्शन का। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, ठीक है, कि दोनों स्टेटमेंट्स आर बिल्कुल करेक्ट, बट ये इस वाले का कोई रीजन नहीं है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग को पता है ना कि ये वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं? कितनों को पता है कि ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व किया जाता है? प्लीज एक बार हैंड रेस कर लो जिनको पता है कि ये पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी आप लोग को ये भी पता कि कैसे करते हैं? नो मैम। देखो, असर्शन एंड रीजंस में क्या कहानी होती है ना, कि यहाँ पे आपको हमेशा से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। कैसे? कि इफ बोथ ए एंड आर ट्रू, असर्शन मतलब कि एक लाइन दी जाएगी, कि जैसे सपोज कर लो, चलो मैं अपना ही तारीफ कर लेती हूँ, कि असर्शन दे दिया कि अंजलि मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, ठीक है, और फिर रीजन क्या दिया है कि अंजलि मैम की क्लास में इसीलिए बच्चों की जो जनसंख्या है वो मेंटेन रहती है, जैसे हमारी क्लास में आज थोड़े कम है, वरना 20-22 बच्चे हमेशा हमारी क्लास में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट दी, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी एक आपको रीजन देना है कि क्या इस वजह से इनकी क्लास के बच्चे हमेशा आते हैं क्लास में, ठीक है। तो ये होते हैं क्या बोलते हैं, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन, कि अगर आपका दोनों बातें ट्रू है, पहले तो दोनों बातें सही होनी चाहिए, और दूसरी लाइन क्या है कि आर जो है ना, ये रीजन, वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होना चाहिए ए वाले पार्ट का, तो हमारा ए हो जाता है करेक्ट। बी कहता है कि अगर बातें तो दोनों ठीक है, बट जो रीजन दिया है ना, वो इससे लिंक नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है,
तो आप बी ऑप्शन से कलेक्ट करके आते हो। सी ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करते हो जब आर जो ए है वो ट्रू है बट आर जो है हमारा फॉल्स है, एक्सप्लेनेशन की तो बात ही दूर हो गई। और बी हम तब सिलेक्ट करते हैं जब कहानी उल्टी चल रही होती है, ए हमारा फॉल्स होता है और बी हमारा ट्रू, मतलब आर वाला पार्ट हमारा ट्रू है। और क्या पूछना था सैयद जी? मैम मुझे लगा कोई ट्रिक बताओगी आप। हे राम, इसमें ट्रिक नहीं होती है बच्चा जी, इसमें आपकी नॉलेज वेस्ट है। इसमें मैं ट्रिक कैसे बता सकती हूँ और आपको क्या ट्रिक बताऊंगी? चलो आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 164 में। चलो, इंटरफेरॉन्स हेल्प टू एलिमिनेट द वायरल इन्फेक्शन। थोड़ा थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ताकि 15-20 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही ले, 25 क्वेश्चन, ठीक है। इंटरफेरॉन हेल्प टू एलिमिनेट द वायरल इन्फेक्शन। फिर है कि इंटरफेरॉन्स released by infected cells reach the nearby uninfected cell and make them resistant to the viral infection। बिल्कुल सही बात कही आपने, हाँ दोनों ही बातें सही हैं और जो रीजन है वो इसी का करेक्ट रीजन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 171 पे आ जाइए। पहले इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है कि कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमॉर्टल। बिल्कुल सही बात है ना? until the body in which they reside dies। ठीक है जी। रीजन है कैंसर इज caused by damage to genes regulation of cell division cycle। बताएं जी क्या कहता है ये क्वेश्चन? सही है, सही है या गलत है? सही है मैम। अंश जी ध्यान से देखो, रीजन इसका इस पे फिट बैठ रहा है। मैम सेल डिवीजन तो चलती रहती है ना उसकी थ्रू आउट तक। सेल डिवीजन चलती रहती है वो बात ठीक है। पहला उसने स्टेटमेंट क्या दिया है कि कैंसर सेल्स आर वर्चुअली इमॉर्टल until the body in which they reside die। ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि कैंसर इज कॉज्ड बाय डैमेज टू जीन्स। देखो एक बार, जीन्स को डैमेज कर देता है। हाँ जीन्स को डैमेज करता है। सबसे पहला तो ना जो ये बात बता रहा है ना, ये 171 वाली जो इसका रीजन दिया हुआ है वो इसका पहला स्टेप बता रहा है कि कैंसर जो है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हो कैसे रहा है। ठीक है, तो बातें दोनों ठीक है बट जो इसका रीजन दिया हुआ है ना इस असर्शन का, वो रीजन ठीक नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 172। Metastasis is the phenomena in which tumor cells detach and migrate to other part of the body where they give rise to secondary tumor। अब रीजन क्या दिया है कि abnormal antigens on the surface of cell and unusual number of chromosome causes metastasis। बताएं जी। थोड़ा सा हाई लेवल हो गया ये। रीजन में मेरे को सही नहीं लग रहा। ये सही है अंश आपको क्या हो गया, खाना खा के आए हो? नहीं मैम, मेटास्टेसिस की जो डेफिनेशन है वो सही है मैम, हाँ, आर भी सही है, डेफिनेशन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या इसका करेक्ट रीजन है ये? नहीं मैम मेरे को लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा है अंश? आपको क्या लग रहा है कि उसका रीजन की जगह क्या हो सकता है? मैम मेटास्टेसिस तो मैम तब होता है ना जब मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है अंश, पहले मुझे ये बताओ। मेटास्टेसिस का मतलब डेफिनेशन को छोड़ के मुझे हिंदी में बताओ कि तुम्हें किसी छोटे बच्चों को समझाना है ना मेटास्टेसिस क्या होता है भैया, तो क्या बताएंगे भैया, बताएं इन्हें। मैम जो ट्यूमर सेल होती है मैम, जब वो ब्लड के थ्रू मैम माइग्रेट करते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और जहाँ पे वो लॉन्च करती है या फिर टकराती है मैम, वहां से भी कैंसरस सेल उत्पादन होती है, डेवलप होती है, तो फिर मैम उसको मेटास्टेसिस कहते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है, और नेक्स्ट जो वो रीजन दे रहा है वो आपको सही क्यों नहीं लग रहा है कि एबनॉर्मल एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, कि ये जो हमारा मेटास्टेसिस हो रहा है वो इसी वजह से तो हो रहा है क्योंकि एबनॉर्मल एंटीजेंस प्रेजेंट है उसकी सरफेस पे। क्योंकि अगर एबनॉर्मल एंटीजन हमारा सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है, हमारा सपोज कर लो ये एंटीबॉडी हमारी कौन सी है, ऐसे, ठीक है। अब अगर हमारा एबनॉर्मल एंटीजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे, एबनॉर्मल मतलब क्या हुआ कि इसका शेप तो ऐसा ही था, ठीक है, इसका शेप हमारा कैसा था, इसका शेप हमारा ऐसे ही था, ठीक है, नॉर्मल सेल में ऐसा ही होता है।
कि ये अगर हमारा एंटीजन, सॉरी ये हमारा कोई एंटीजन ही सपोज कर लो आ गया, कि ये हमें क्या करेगा कि हमें डिसीज कॉज करेगा। हमारी बॉडी सरफेस के ऊपर ये एंटीजन ही प्रेजेंट होते हैं जो इनको पकड़ लेते हैं। यही कहानी चल रही होती है इनके साथ, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया है, ये एबनॉर्मल हो गए हैं, तो क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी का जिसे कहते हैं ना वो रिएक्शन ही नहीं होगी, और इसी की वजह से क्या हो जाएगा, अनयूजुअल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे सेल के अंदर, और उसी वो भी हमारा क्या करते हैं, मेटास्टेसिस को कॉज करते हैं, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही टफ लग रहे हैं क्या, हम लोग अपने वाले इजी वाले पे आ जाएं क्या? मैम नहीं, मजा आ रहा है। हाँ थोड़े से ट्रिकी पड़ रहे हैं ना इसलिए। चलो, कैनाबिनॉइड्स आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है। Cannabinoid is a class of diverse chemical compound that activates cannabinoid receptor present principally in the brain. बताएं जी। मैम देखो, असर्शन में तो मैम कार्डियोवास्कुलर की बात कर दी, मतलब कि हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये नहीं लग रहा कि ये उल्टा कर दिया इन्होंने, ये। मैम। है ना, यस कि मैम। ये असर्शन होना चाहिए था, और ये शायद रीजन होता तब भी चल जाता, क्योंकि पहले तो उसने कैनाबिनॉइड को ही एक्सप्लेन करना है कि कैनाबिनॉइड है क्या। तो कैनाबिनॉइड तो इन्होंने ठीक एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है, एक क्लास ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं कैनाबिनॉइड रिसेप्टर को, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है। ये बात बिल्कुल ठीक कही है उन्होंने। बट कैनाबिनॉइड्स को ही हम क्या बोलते हैं, आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ये अगर मेरे अकॉर्डिंग जो है, तो ये उल्टा होना चाहिए था। तो करेक्ट क्या होगा कि हाँ दोनों बातें ठीक है, ठीक है, बट जो चीज है कि जो इसका रीजन है वो रीजन सही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Alcohol consumption during pregnancy is harmful. Alcohol causes physical and mental defects in the offspring, causes fetal alcohol syndrome. फिलहाल तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 174। बिल्कुल सही, ए है मैम, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। अब आइए जी, उस दिन जो हम लोग कर रहे थे, हमारी क्लास में हुआ था पता नहीं, कुछ 4 क्लासेस चल रही, समझ नहीं आता। डोप टेस्ट, ठीक है। Dope test is used to estimate the level of alcohol by analyzing the breath of alcohol drinking person. Athletes undergo dope test before major tournaments or matches. बताएं। सॉरी, सुना है ना, न्यूज में बहुत बार आता है एंटी डोपिंग। डोप। मैम एक मिनट मैम, जो एथलीट्स होते हैं वो ब्रीथ करके अल्कोहल की वो कैसे दे देंगे? उनका तो मैम सैंपल लिया जाता है ना। बिल्कुल सही जी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस वाले में? मैम इसका बी होगा। ठीक है, इसका आंसर विल बी कि ए जो है हमारा वो ट्रू है, बट आर इज फॉल्स। ठीक है, हाँ जी। चलो, क्वेश्चन नंबर 176। रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स increases the tolerance level of receptor in our body. ठीक है। अब क्या है, addiction occurs as receptor respond to higher dose of drugs. बताएं जी, क्वेश्चन नंबर 176। Repeated use of drugs increases the tolerance level of receptors in our body. Addiction occurs as receptor respond only to higher dose of drugs. मैम इसका ए फॉल्स है। क्यों? मैम टॉलरेंस लेवल वो कैसे बढ़ा देगा उसका मैम? उसका जो रिसेप्ट करने का वो है टॉलरेंस है, वो तो कम होता रहेगा ना जैसे से डोज बढ़ता रहेगा। अंश, कभी आपको हेडेक की प्रॉब्लम हुई है? यस मैम, कभी नहीं। कभी। ठीक है, कभी कभी हुई होगी। मैं जैसे ना 11th से, जब मैं 11th क्लास में थी, 11th 12th में, तो मेरे को बहुत तगड़ी लेवल वाली सर, मतलब वो माइग्रेन सुना होगा ना आपने, उसका Yes, एकदम ma'am. एक्यूट लेवल वाला था। ठीक है, तो डॉक्टर ने मुझे कौन सी दवा दी थी? पहले नॉर्मल वही डिस्प्रिन, डिस्प्रिन चलती है हमारी। मैम ये तो वो हो गई है, बैन हो गई है। अरे यार, जब मैं 2000 मैं थी 11th में, कब की है बात? अच्छा। 2009 की। ठीक है, तब बैन नहीं थी। ठीक है, डिस्प्रिन तब मेरे को डॉक्टर देते थे। ठीक है, तो मैं दिन में क्या 3 टाइम मेरी डिस्प्रिन खाने की आदत पड़ गई थी। कितनी mg होती है? 500 mg, करेक्ट।
बट sir. फिर एक टाइम ऐसा आया ना, और सीरियस वाले बात भी है ये, कि एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे डिस्प्लिन से फर्क ही नहीं पड़ने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डोज का लेवल मेरे में क्या हो गया, बहुत ज्यादा हाई हो गया। फिर डॉक्टर ने क्या किया, फिर मेरे को मतलब दिखाने की जरूरत पड़ी, तो वो डॉक्टर ने मुझे कौन सी दवा दी, नर्व्स वाली, जो सीधे जाके मेरी नर्व सेल्स पे मुझे क्या मतलब रिलैक्स कैसे कराने करते थे, कि वो मुझे सेडेटिव टैबलेट देने लगे। हल्की सी सेडेटिव टैबलेट होती थी वो, कि वो आपको तुरंत ही रिलैक्स कर देगा, और विद इन 10 to 15 मुझे मिनट आराम भी होने लगा था। ठीक है, विद इन 10 to 15 मिनट। डिस्प्लिन तो फिर भी थोड़ा सा टाइम देती है। अब आप खुद से बताओ कि जो उसने मुझे नर्व्स वाली दवा दी होगी, और अब मैं अगर फिर से डिस्प्लिन खाने लगूं, मेरे को फिर से जब सर दर्द होगा, तो क्या डिस्प्लिन मेरी बॉडी पे इफेक्ट करती होगी? No मैम। नहीं करती होगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी को क्या आदत पड़ गई है, हाई लेवल की दवा खाने की। तो वही स्टेटमेंट ये भी कह रहा है कि अगर हम किसी भी ड्रग को कंटिन्यूअसली यूज करेंगे ना, रिपीटेडली यूज करेंगे, तो एक टाइम आ जाएगा हमारी बॉडी में कि हमारी बॉडी ने उसको क्या कर रखा है, हाँ भाई तुम इतना ड्रग दोगे, मैं इतने लेवल का सर दर्द तुम्हें दूंगा, तो वो असर करना बंद कर देगा। ठीक है, तो वही ये कह रहा है कि वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है टॉलरेंस लेवल को, कि अब मेरी बॉडी पे डिस्प्लिन नहीं असर करती है। अब तुम अभी के लिए अगर तुम्हें एग्जांपल लेना है, पैरासिटामोल ले लो, ठीक है, कि अब मेरी बॉडी पे पैरासिटामोल जो है वो असर नहीं करेगी, या कॉम्बीफ्लेम ले लो, असर नहीं करेगी, मुझे कोई नर्व्स वाली ही मेडिसिन चाहिए जिससे मेरा हेडेक बंद हो। बट फॉर गॉड ग्रेस अब मुझे ये वाली प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो ये वही लाइन है। बट यहाँ पे भी Okay. क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे भी जो चीज उन्होंने की है ना, वो दोनों ही उल्टे कर दिए हैं। क्योंकि मुझे क्या हो गया था, एडिक्शन हो गया था दवाई का, हाइयर डोज ऑफ दवाई का एडिक्शन हो गया था, तभी मेरे रिसेप्टर भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे। ठीक है, कि उन्होंने एक जो था ना लेवल सेट कर दिया था। बट अगर हम इसकी कहानी उल्टी कर देना, तो ये बातें दोनों सही है। बट इसका मैम ये इंडायरेक्टली आप भी ड्रग्स लेते थे? रीजन खराब हो यार, देखो सर दर्द की प्रॉब्लम है तो ड्रग्स नहीं हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पॉर्क शुड बी प्रॉपरली कुक्ड टू अवॉइड टीनिया इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट है, पॉर्क ऑफ पिग कंटेन हेक्साकान एंड सिस्ट्रिक लार्वे। बताएं जी, क्या दोनों बातें लिंक कर रही हैं आपस में? पॉर्क में मैम क्या ये तो हेक्साकान और सिस्ट्रेसिस लार्वा प्रेजेंट होता है? नहीं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा बच्चा जी, वो बनेगा सी। ठीक है, कि ए वाला बात तो ठीक है, बट रीजन इज रॉन्ग। मैम ये लिखा कहाँ पे है वैसे, बुक में नहीं है ये? ये थोड़े से मैंने आपसे कहा ना, ये देखो ना कौन से वाले क्वेश्चंस है, स्पेशल टाइप्स वाले। Okay. तो ये आपके वो वाले क्वेश्चंस है जो 1% लोग प्रिपेयर करते हैं, थोड़े से हाई लेवल वाले हैं। ठीक है, बट आपको पता है कि मैं आपको हमेशा ही आफ्टर द क्लास फॉरवर्ड कर देती हूँ, तो प्लीज आप तब उसको देखिएगा। चलो अब स्टेटमेंट बेस्ड वाले पे आ जाते हैं, प्लीज असर्शन एंड रीजन वाले से बोर हो रहे हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 178। देखो थोड़े से टफ हैं, बट यस अगर आप 10-15 भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपके दिन भर के लिए बहुत है। Which of the following statements are correct regarding pathogen? Pathogen or infectious agent is a microorganism such as virus, bacteria, fungi that causes disease in host. कोई गलत बात कही है इसने? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो मैम ठीक है। Pathogens multiply in our body and interfere with the normal vital activities, resulting in morphological and functional damage. क्या ये बात सही नहीं है? ट्रू है मैम दोनों। बिल्कुल ही सही है, दोनों ही बातें सही है। कितनों को इसमें भी दिक्कत हो रही है भाई? कि सारे शांत बैठे हैं, सिर्फ एक शगुन अंश ये दो लोग ही बोल रहे हैं क्लास में, अभी भी चुप है। हाँ दोनों ट्रू है। बच्चा जी बोलो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट पूछो तो। पता है थोड़े से टफ वाले क्वेश्चंस हैं, बट सारे तुम्हारे नीट वाले ही क्वेश्चंस हैं। एंड सोचो अगर ये नीट 2012 में पूछे गए थे ना, तो क्या नीट में इस बारे में पूछे जाएंगे? माइट भी ना पूछा जाए, बट सीयूईटी में तो पूछे जा सकते हैं ना, सेकंड टाइम ही हो रहा है। चलो, which one of the following statement is correct with respect to immunity? इस पूरे पेज को हम करते हैं, उसके बाद जाइए जी, बाय बाय टाटा। चलो, which of the following statement is correct with respect to immunity? इम्यूनिटी अभी हमने थोड़ी सी पढ़ ली है, हाँ क्या होती है, थोड़ी बहुत आइडिया है आपको। Preformed antibodies need to be injected to treat the bite by viper snake. Preformed antibodies, क्या ये बात सही है या गलत है? सही है।
बिल्कुल सही है। अब आपको पता चल गया है कि पहले ही स्टेटमेंट हमारा सही है, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगे। बट अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। द एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स पैथोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय टी लिम्फोसाइट्स। शायद नो नहीं, मैम, कौन करता होगा इसे? बी लिम्फोसाइट ही करता है मैम। टी लिम्फोसाइट्स ही करते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ व्हिच हैज 4 लाइट चेन्स। नो मैम, 2 लाइट चेन्स, 2 हैवी चेन्स। 2 light chains and 2 heavy chains. Rejection of kidney grafts is the function of B lymphocytes. नो मैम। No, ma'am. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 180 पे आए। फटाफट से देखें 180 एंड 181, फटाफट से देखें क्या कह रहा है आपको। Which of the following is correct regarding AIDS positive agent HIV? HIV is enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA, sorry, and one molecule of reverse transcriptase, ठीक है जी। HIV is enveloped virus containing 2 identical molecule of single-stranded RNA and 2 molecules of reverse transcriptase. Okay, HIV is unenveloped retrovirus, ये तो कहीं से नहीं होगा। HIV does not escape but attacks the acquired immune system response. चलो जी, कौन सा लग रहा है आपको? मैम क्वेश्चन नंबर 180। हाँ, मैम मेरे को फर्स्ट लग रहा है। क्यों जी फर्स्ट लग रहा है आपको? कितने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, HIV में? मैम लग रहा है, मेरे को पता नहीं है। ओके, बट इसको अगर आप लग रहा है वन को अपने करेक्ट करना है तो एक बार इसको गूगल करके देखना, बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, 2 ही सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होते हैं। अगले पे आ जाइए। एडोलेसेंस इज अ वेरी vulnerable phase of mental and physiological development of individual, ठीक है जी, पता है हमें। adolescence is marked by accelerated physical growth, development of reproductive organ and changes in functioning of neuroendocrine system. कितनी बातें दोनों सही सही है, है? दोनों सही है। दोनों सही है। चलो, lymph nodes. Lymph nodes are the small solid structure along the lymphatic system, ठीक है, filter lymph fluid as it flows through them, trapping bacteria, viruses and other antigens which are then destroyed by lymphocytes. तगड़ा क्वेश्चन। दोनों सही है या गलत है? एक सही है। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए ना आपने लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ नोड नहीं पढ़े आप लोगों ने बॉडी में? मेरी आवाज नहीं जा रही है कि आप लोग को बोलना नहीं है इस आंसर में? एक तो एक बच्चे को छोड़ के कोई और नहीं बोलता क्लास में, 1-2 बच्चों को छोड़ के बस। बेटा दोनों ही सही हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड से, पता नहीं आप लोगों ने वो डायग्राम देखा है या नहीं देखा है, वो ह्यूमंस वाला ऐसे जो करके बना होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं? अंडर आर्म्स के पास में, यहाँ पे, देन इन बॉडी पार्ट्स में। अगर आप लोगों ने आई डोंट नो देखा है या नहीं देखा है वो डायग्राम, बट वो डायग्राम अगर आपने देखा हुआ है ना, तो आपकी बॉडी में, तो आपके माइंड में पूरा इमेज क्लियर हो जाती है एक बार में, कि हाँ वो छोटे छोटे से स्मॉल सॉलिड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एंड थाइस के नीचे तो पूरे उसमें भयंकर तरीके से फैले होते हैं, ठीक है। और यूजुअली क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं लिम्फ फ्लूइड को और ट्रैप कर लेते हैं उनमें से किसको, बैक्टीरिया वायरस को, और मार देते हैं, ठीक है। चलो जी, read the statements about the certain organ and choose the correct option. कौन सा है इनमें से? It is a large bean-shaped organ. Okay. It mainly contains lymphocytes and phagocytes. It acts as a filter body by trapping blood-borne microorganisms. It is a large reservoir of erythrocytes. It is a secondary lymphoid organ. बताएं जी, अच्छा वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही। मैम थाइमस। से ही आंसर लगाना चाहिए लगा।
थाइमस का शेप कैसा होता है बेटा? बीन शेप। थाइमस इज बीन शेप, सच में? यस यस मैम। मैम, वो हार्ट के पास में होता है ना, और अच्छा मैम जी, थ्रू द लाइफ वो छोटा होता रहता है। एक सेकंड रहने दो जो बस मुझे, क्योंकि ना बहुत टाइम से मैंने ये वाला देखा नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा थाइमस इज बीन शेप। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर शुड बी डी होना चाहिए, स्प्लीन होता है बाकी। और स्प्लीन का क्या शेप होता है, एक बार मुझे रिमाइंड कराओगे क्या? क्यों बच्चा? बिकॉज जो ये एक हिंट दिया हुआ है ना, इट्स अ लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, तो एरिथ्रोसाइट्स का जो रिजर्वर है ना, दैट इज योर स्प्लीन। एक बार कोई चेक करेगा क्या? बच्चा जी, मैम मैडम इसका को स्मॉल स्मॉल स्मूथ राउंडेड कुछ ऐसे ही बताया था मैंने। नहीं बच्चा, इसका राउंड शेप नहीं होता। नहीं नहीं, ये भी बीन शेप ही होता है। बट मतलब यूजुअली शू शेप कहा जाता है, बट बीन शेप इन्होंने कह दिया, तो चलो ठीक है, इस चीज को हम ले सकते हैं। बट जो इसका जो आपको ट्रैप करने वाला ना, थाइमस, थाइमस कहीं भी लार्ज रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स होता है क्या? बस ये चीज मैंने कभी नहीं पढ़ी। रिजर्वर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज स्प्लीन। रिजर्वर समझते हो एरिथ्रोसाइट्स का? नो मैम। ठीक है, जहां पे हमारे जो ये है आरबीसी, उनको हम स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो आरबीसी हमारे स्प्लीन में स्टोर करके होते हैं, थाइमस में नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ स्प्लीन ही होगा इसका आंसर बच्चे। ठीक है, इट्स नॉट थाइमस। एक बार इसका रीजन वाला देखिए क्या, 186 का रीजन वगैरह कुछ दिया है क्या इन्होंने? 186। यस मैम, बीन शेप दिया है। 186 की एक्सप्लेनेशन ही नहीं दिए, गंदे लोग। चलो कोई नहीं, बट फिलहाल के लिए जो इसका आंसर करेक्ट है वो दिस इज योर स्प्लीन ही है। चले, अब ये 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं एंड देन आज के लिए हमारा कहानी खत्म। 182, innate immunity is accomplished by providing different types of barriers. Acquired immunity is present from birth and is inherited from parents. ठीक है, acquired immunity can be divided into antibody mediated and cell mediated. ठीक है, innate immunity is called specific immunity. innate को specific कहते हैं? No. मैम ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Acquired immunity consists of specialized cells, T cells and B cells, and antibodies that circulate in the blood. किसने बोला ऑल वाला ट्रू है? मैम 187 आई थिंक। मैम 4 तो इनकरेक्ट है। वही मैं सोचू, पता है मेरे को हार्ट अटैक पड़ जाता अभी। हाँ अभी तो मैंने समझाया है हमने, चलो ठीक है, एक्वायर्ड वाला नहीं पढ़ा, इननेट का तो पढ़ा ही था ना कि वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। यस मैम। हाँ तो ये तो फोर्थ वाला तो गलत ही है, जहां जहां फोर्थ है वो तो गलत ही हो गए। अब बचे हमारा कौन सा? पहला, सी ऑप्शन। पहला भी और सही है। मैम दूसरा गलत लग रहा है ना मैम, इननेट आना चाहिए यहाँ पे। दूसरा गलत ही है। प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, दूसरा हाँ जी, एक्वायर्ड इज नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू, हाँ जी ये ठीक है। ठीक है, तो 1, 3 एंड 5 ठीक है ये। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 178, 187 का किसी बच्चे ने आंसर बताया था अभी, बताएं जी क्या आंसर बताया था आपने? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। Shumayan, क्या है? All statements are true. Cancer detection is based on biopsy and histopathological study of suspected tissue. ठीक है, biopsy the suspected tissue is cut into thin. So sorry. Certain chemotherapeutic drugs are used to kill the cancerous cell, but majority of the drugs have side effects. Correct. Stroke, repeated sound, analyzing relation to therapy, detect the pathological techniques. हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, सारे के सारे बातें ठीक है ये। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, एंड देन कल से हम इसी वाले पार्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड इन्फेक्शन। ओके,
कुछ और क्वेश्चन भी है क्या ये 183 एक बार देख लूं ऊपर जाके। हाँ, ऑप्शंस देखने हैं आपने कौन से सही है कौन से गलत। हम लोग यहाँ से ही सही कर लेते तो हमको पता रहेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत, या फिर आपको ये ऑप्शंस देखने हैं कि कौन से सही है। चलो एक बार एक काम करते हैं, पहले अपने हिसाब से निकालते हैं हमारा कौन सा आंसर बन रहा है। पहला कह रहा है कि पीपल शुड गेट वैक्सीनेशन टू अवॉइड इन्फेक्शन, ये बात ठीक है या गलत है? सही है। सही है। Vaccination is available against polio, cholera, typhoid, TB and many other disease. यस मैम। ठीक है। भी ठीक है। Eradication of vectors are necessary in disease like malaria and filariasis. पढ़ा भी था हमने अभी थोड़े टाइम पहले eradication वाला। यस हाँ मैम। जी। फिर कह रहा है डेंगू एंड चिकनगुनिया बोथ आर स्प्रेड बाय क्यूलेक्स मॉस्किटोस। नो मैम। क्यों जी? मैम स्मॉल पॉक्स होता है ना। हाँ जी चलो, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन गया? पहला, दूसरा और तीसरा किसमें है देखो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन ए ही हमारा First. करेक्ट। ठीक है जी, चलिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। एंड उस टाइम पे किसी एक बच्चे को कोई डाउट था आई गेस, ये स्लाइड भी मैं अभी जस्ट आपके साथ शेयर कर दूंगी तो दैट आप अपने आप प्रैक्टिस कर सके टाइम पे। क्यों बच्चा जी, किसी ने कुछ व्हाट्सएप किया हुआ था मुझे, चले गए वो? मैम मेरे को टेस्ट में डाउट था। टेस्ट वाले क्वेश्चंस में क्या डाउट हो गया अंश? मतलब डाउट ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा है, लेकिन मैम वो पढ़ा नहीं था मैंने, वो बुक में भी नहीं है। कौन सा? ये मैं बताता हूँ। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप करोगे तो मैं देख लूंगी, मैं भी खुद देख लूंगी। चलो मैं आपको व्हाट्सएप ही कर दूंगा। चलो ठीक है जी, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कल हम देख लेंगे या फिर मैं वॉइस रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगी। ठीक ओके है, मैम, थैंक यू। चलिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।